खबरों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 4 अक्टूबर को हाथरस जाएंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस समय अपनी बेटी का लंदन के कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए वहां मौजूद हैं। लंदन से अखिलेश यादव 4 अक्टूबर को लौटेंगे और वो दिल्ली से सीधा हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हाथरस में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। चीन से जारी तनाव के बीच हिमाचल के रोहतांग को लेह से की सीमा से जोड़ने वाला अटल टनल का प्रधानमंत्री मोदी आज उद्घाटन करेंगे। 10 साल में बनने वाले अटल टनल से अब लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, सुरंग बन जाने से मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, जो चीन के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। सर्दी के मौसम में पहाड़ियां बर्फ से लदी हो या फिर लैंडस्लाइड का खतरा हो, हर मौसम में ये टनल बिना रुके सेना को सीमा तक पहुंचा देगी। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इस टनल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरंग के भीतर हर 150 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी के लिए टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा है। इस टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, जो सीमा से लगे मुश्किल इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का काम करता है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री मोदी अटल टनल का उद्घाटन करेंगे और थोड़ी ही देर पहले वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। 9 किलोमीटर से लंबी ये टनल है और भारतीय सेना को इससे काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि मनाली से लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी इस टनल के शुरू होने से कम हो जाएगी। दुश्मन का दम निकालने के लिए ये टनल तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस टनल को बनाने वाले अधिकारियों से बातचीत भी की। और 9 किलोमीटर से ज्यादा ये लंबी टनल है और हर मौसम में ये भारतीय जवानों को सुरक्षा पहुंचाएगी और हर सुविधा से लैस है। जगह जगह यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फोन सुविधा भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां से वो मनाली के लिए रवाना होंगे और अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। अटल टनल के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी टनल का उद्घाटन करने के बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे। बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, आज अटल टनल का उद्घाटन किया जाएगा। 10 साल में यह टनल बनकर तैयार हुई है और सेना को इससे काफी फायदा होगा। मनाली से लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर ये कम कर देगी टनल के शुरू होने से। प्रधानमंत्री मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। 9 किलोमीटर से भी लंबी ये टनल है और 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये सुरंग बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ पहुंचे थे और आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इस पूरी खबर पर हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिफत भी हैं और प्रदीप भी हैं। सबसे पहले संदीप के पास चलेंगे। संदीप, अभी की अपडेट बताइए, कब तक इसका उद्घाटन होगा? देखिए 10 बजे के आसपास जो है कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है संबोधित करेंगे 12 बजे के आसपास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टनल बन के तैयार हुई है, ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी भारतीय सेना के लिए, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है बहुत स्मूथली मूवमेंट हो इस पूरे रूट पे, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है अलग अलग 4 बड़े पासेस से घिर के जाता है। यानी मनाली से अगर लेह तक 480 किलोमीटर के आसपास की रूट है, उसमें 4 बड़े पासेस हैं, जिनमें से ये रोहतांग पास सबसे पहले पास पड़ता है, उसके बाद थांगला और कई सारे ऐसे और पासेस हैं। अब चूंकि यहाँ पे जो है स्नो लाइन बहुत नीचे है, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में जो रोहतांग के दूसरी तरफ जो इलाके हैं, गांव है, वो भी जो है पूरी तरीके से तकरीबन 6 महीने जो है वो कट जाते हैं। तो ऐसे में ये जो टनल है ये काफ़ी मुफीद होगी, मूवमेंट के लिए काफ़ी मुफीद होगी। हालांकि अगर हम लोग बात करें 480 किलोमीटर के इस पूरे पैच में अभी 3 और बड़े टनल जो है वो बनाए जाएंगे। हालांकि अभी तक एक टनल जो है उसका अभी सर्वे जारी है, लेकिन उसमें अभी बहुत समय लगने वाला है। लेकिन इस टनल के स्टार्ट होने से जो है जो लाहौल स्पीति जो कि पूरी तरीके से कट जाता है, उस इलाके में बेहतर तरीके से जो है मूवमेंट हो पाएगा। साथ ही इस टनल को क्रॉस करते ही 3.5 घंटे अगर हम लोग लगातार चलेंगे तो उसके बाद जो है एक नया रूट जो है और कटता है, जो कि लेह कारगिल की तरफ जाता है। यानी कि NPD नीमू पदम धारचा जो एक हाईवे है
वो कट जाता है। ये ऐसा हाईवे है जो कि सीधे तौर पर पूरे रास्ते को जो है 12 महीने जो है चला सकता है। कोई किसी तरीके की बहुत ज़्यादा दिक्कत है उस रूट पे नहीं होने वाली है। तो ये टनल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सिर्फ 46 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कम होता है इस पूरे टनल के चलते जो है, लेकिन ये 46 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता था। 40 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पे एवलांच प्रोन थे, यानी कि वहाँ एवलांच आते ही थे। तो ऐसे में अगर सर्दियों में कभी भी बिल्कुल जल्दबाजी संदीप, में और मूवमेंट करना हो, प्रदीप ठाकुर के साथ पास चलते हैं। प्रदीप, 46 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो जाएगी, इसके अलावा और क्या क्या फायदे होंगे इस टनल के शुरू हो जाने से? प्रदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो अपने सहयोगी रिफत के पास चलते हैं। रिफत वहां पर मौजूद है। रिफत, इस सुरंग के बन जाने से मनाली से लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जो बेहद खराब रास्ता माना जाता था। इसके अलावा और क्या क्या फायदा होगा इस टनल के शुरू होने से? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं चाइना और इंडिया के दरमियान, और जिस टाइम पे ये अब टनल इनॉग्रेट की जा रही है, और उसके बाद ये समझा जा रहा है कि रास्ता जो है वो खुला रहेगा 24/7 365, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि लद्दाख का जो एरिया है वो कट ऑफ रहता था, और श्रीनगर के साथ भी वो कट ऑफ रहता था। 6 महीने के करीब जो है वो रोड बंद रहता था, खासतौर से श्रीनगर लेह रोड, क्योंकि जोजिला पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और उसको 4-5 महीने के बाद ही क्लियर किया जाता था जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी। तो एक तो आज ये जो टनल का उद्घाटन किया जाएगा, इससे ऑल वेदर रूट मिल जाएगा, और ख़ासतौर से अगर फौज के लिए कोई सामान भी लाना पड़े तो वो कभी भी लाया जा सकता था, लाया नहीं जा सकता था, और अब लाया जा सकता है। और साथ ही जिस तरीके से वहाँ पे राशन की सप्लाई की कमी महसूस की जाती थी विंटर के दौरान, तो वो भी अब नहीं होगी कमी उसकी। और साथ ही जो खासतौर से एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब यहाँ पे ये जो जोजिला टनल है उस पर भी काम शुरू हुआ है, और 3 साल में वो काम भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों साइड से अब लद्दाख की कनेक्टिविटी मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि आज एक साइड से ये कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद जब जोजिला टनल पूरी हो जाएगी उसमें 4500 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और जब वो टनल मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद श्रीनगर के साथ बहुत ही इजीली लद्दाख का रीजन कनेक्ट हो जाएगा, खासतौर से विंटर में। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते थे वहाँ के लोग, क्योंकि कारगिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कारगिल में एयरपोर्ट भी नहीं है और एरियल कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को लाना पड़ता था। तो अगर एक तरफ से वो वाली टनल जो है मनाली रूट जो है वो कनेक्ट रहता है, और दूसरी तरफ से अगर श्रीनगर के साथ जो है कारगिल जुड़ता है जोजिला टनल के थ्रू और 12 महीने खुला रहता है, तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और खासतौर से जो फौज को मुश्किलात आ रही थी सामान लेने में, सप्लाई लेने में, क्योंकि अगर जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उसमें चाहे आर्टिलरी वेपन्स हों, हैवी वेपन्स हों, या फिर राशन का सामान है वो ले जाना मुश्किल हो जाता था। हर बार बाई एयर नहीं ले जा सकते हैं वो चीज़ें, क्योंकि हैवी आर्टिलरी को अगर वहाँ पे लाना है तो बाई रोड ही लेके जाना है। आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार जो है ये कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने का सामान जो है वो लेह पहुँचाया जाए सोनमर्ग के रास्ते, क्योंकि बाद में बंद हो सकता है। हाल ही में बर्फबारी जो हुई उससे काफ़ी मुश्किलात हो सकती थी। अगर ज़्यादा बर्फबारी होती तो पहले ही सामान ले जाया गया वहाँ पे, पहले ही आर्टिलरी वेपन्स जो हैं वहाँ पे ले जाए गए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन पैदा हो सकती है। जो ट्रूप्स की मूवमेंट है उसको लगातार बरकरार रखा गया, क्योंकि ये मालूम था कि बाद में विंटर में रास्ता बंद हो जाएगा। तो आज ये जो मनाली वाला रूट अगर थ्रू हो जाता है, जैसा संदीप कह रहे थे, और भी कुछ उसमें टनल्स बनानी है, जब वो टनल्स बनेंगी, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड एरिया है, बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, वो कट ऑफ रहता है। अगर थ्रू हो जाता है आर्मी को, इंडियन आर्मी को उससे काफी बिल्कुल रिफत, और बता दें कि इस पूरे मामले पर कर्नल परमजीत ने अटल टनल की खासियत के बारे में भी बताया। अटल टनल किस तरह से आधुनिक तकनीक से लैस है ये वो बता रहे हैं। टनल के अंदर कुछ जो डिस्टिंक्ट जो सिस्टम्स जो हैं उसके अंदर कुछ एक जो सिस्टम जो है उसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, उसके अलावा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। तो ये सारी की सारी जो सिस्टम्स हैं वो टनल के अंदर जो बकाबू उसको जो चालू हो और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उसकी पूरी बनी रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें टनल में यानी यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर टनल के अंदर जाके काम देखने की ज़रूरत नहीं है।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और अब से थोड़ी ही देर पहले वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे हैं और बेहद खास ये सुरंग होने वाली है हर भारतीय के लिए। सेना को इससे फायदा मिलेगा और चीन के लिए बड़ी सरदर्द ये बन सकती है टनल। आपको बता दें कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये बनी हुई है, 9 किलोमीटर से ज्यादा ये लंबी है और हर मौसम में सेना तक सुविधा पहुंचाने के लिए ये पूरी तरह से इस टनल का फायदा सेना को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अटल टनल के उद्घाटन से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे। इस टनल का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और इसके शुरू होने के बाद किसी भी मौसम में रोहतांग से लेह कम वक्त में पहुंचा जा सकेगा। उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मनाली पहुंचे तो हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया। इसके बाद रक्षा मंत्री अटल टनल के अंदर गए और वहां मौजूद अधिकारियों से सुरंग को बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीक की जानकारी ली। सुरंग के अंदर लाइटों और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। साथ ही सुरंग से गुजरने वाली गाड़ियों के धुएं को बाहर निकालने के उपकरण भी वहां लगाए गए हैं। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण लद्दाख का हिमाचल से संपर्क टूट जाता है, लेकिन इस सुरंग के शुरू होने से किसी भी मौसम में मनाली से लेह पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा अटल टनल के जरिए चीन सीमा तक भारतीय फौज की पहुंच भी आसान हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस घटना के बाद का पहला बयान सामने आया है और घटना की सबसे बड़ी गवाही भी पीड़ित लड़की ने घटना के फौरन बाद बयान दिया था कि संदीप ने उसे मारने की कोशिश की थी। पीड़ित लड़की ने अपने बयान में रेप या गैंग रेप का जिक्र नहीं किया था। इतना ही नहीं, पीड़ित ने मां के कहने पर अपनी जीभ भी दिखाई थी जो कटी हुई नहीं बल्कि सही सलामत थी। वहीं घटना के बाद पीड़ित की मां ने गांव के लोगों के सामने बताया था कि संदीप नाम के किसी लड़के ने झगड़े में पीड़ित लड़की का गला दबाया था। पीड़ित की मां ने अपने इस बयान में ना तो रेप की बात बताई और ना ही गैंग रेप की। उन्होंने बयान में सिर्फ संदीप नाम के लड़के से झगड़े का जिक्र किया था। ये दोनों वीडियो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किए और वीडियो के जरिए दावा किया कि हाथरस मामले में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। हालांकि इससे पहले एएमयू, एफएसएल और सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई थी कि लड़की का ना तो रेप हुआ है और ना ही जीभ कटी थी। क्यों दबा दिया बताओ? है? अच्छा, कहाँ दबाया गला? कहाँ से? हाथों से? और भी कहीं चोट है? नहीं, जीव दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? पापा तो मैं थपाने के काम पापा मेरे सीधे मेरा रोज का काम है। तो रोज ही आवता है, एक दिन थोड़ी ना हमारा। तुम कहाँ थे? मैं जो रही हूँ। वहीं घटना के बाद पीड़ित की मां ने गांव के लोगों के सामने बताया था कि संदीप नाम के किसी लड़के ने झगड़े में उनकी बेटी का गला दबाया था। पीड़ित की मां ने अपने इस बयान में ना तो रेप की बात बताई और ना ही गैंग रेप की। उन्होंने बयान में सिर्फ संदीप नाम के लड़के से झगड़े का जिक्र किया। क्या मामला था? ये लड़की आपकी बेस बड़ी है। अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है चौबान। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मनाली एयरपोर्ट की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन बेहद अहम, अटल टनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मनाली एयरपोर्ट की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और इससे पहले वो चंडीगढ़ पहुंचे थे और अब ये सीधी तस्वीर मनाली में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री भी उनके साथ मौजूद है और इससे पहले रक्षा मंत्री ने तमाम अधिकारियों से बात की थी। अटल टनल खुलने की तैयारी है और प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अटल टनल की, जिसको बनने में 10 साल का वक्त लगा और 9 किलोमीटर से भी ज्यादा ये लंबी सुरंग है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कई अहम मामलों में ये जो टनल है भारतीय सेना के लिए काफी अहम साबित होगी और सीधी तस्वीरें हम आपको मनाली से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह टनल का नाम इसको दिया गया है। 10 साल का वक्त लगा, 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह टनल बनाई गई है और इससे काफी फायदा होगा सेना को और हर भारतवासी को। इस टनल के खुल जाने से मनाली से लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी है वो कम हो जाएगी। आपको बता दें कि जो 46 किलोमीटर का रास्ता है वो काफी खराब था, काफी खतरनाक रास्ता था, लेकिन इस टनल के बाद
वो जो रास्ता है देशवासियों के लिए और खासकर भारतीय जवानों के लिए काफी कारगर साबित होगा। आपको बता दें, चीन के लिए ये टनल बड़ी सिरदर्दी बन सकती है, क्योंकि हर मौसम में चाहे बर्फबारी हो, लैंडस्लाइड हो, इस टनल के जरिए हर सुविधा सैनिकों तक पहुंचाई जा सकती है और बेहद ही कम वक्त में। तो चीन के लिए ये टनल सरदर्दी बनती हुई नजर आएगी आने वाले वक्त में। और प्रधानमंत्री मोदी मनाली पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री उनके साथ भी नजर आ रहे हैं और थोड़ी ही देर में अटल टनल का उद्घाटन किया जाएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण टनल ये, जिसको बनने में 10 साल का वक्त लगा। 9 किलोमीटर से लंबी ये टनल है और इस टनल के बाद से भारतीय सेना के जवानों को एक अलग ताकत मिलेगी, क्योंकि इस टनल के बाद हर मौसम में, हर तरह की परिस्थिति में उन तक साजो सुविधाएं पहुंचाने में ये टनल सक्षम है। और मनाली से लेह तक के 46 किलोमीटर की दूरी इस टनल के खुल जाने से कम हो जाएगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो आपसे थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ पहुंचे थे और अब मनाली पहुंच चुके हैं। अटल टनल का वो उद्घाटन करेंगे। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 10 साल में बनकर जो तैयार हुई है और भारतीयों के लिए एक सौगात की तरह ये टनल काम करेगी। मनाली को लेह से जोड़ेगी। टनल में LAC तक पहुंचना आसान होगा। भारतीय जवानों को इस टनल से काफी सुविधा महसूस होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित भी करेंगे और बेहद अहम दिन आज अटल टनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। खबर है कि रेल मंत्रालय अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए ट्रेनों से पेंट्री कार हटाने की तैयारी कर। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के एक बड़े यूनियन ने रेल मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा है कि ट्रेनों से पेंट्री कार हटाकर उसकी जगह 3rd AC के कोच लगा दिए जाएं। पेंट्री कार ट्रेन का वो डिब्बा होता है जिसे यात्रियों को खाने पीने की चीजें मुहैया करवाई जाती हैं। और इसे हटाने के सुझाव के पीछे ये दलील दी गई कि पेंट्री कार से किसी तरह का मुनाफा नहीं होता, जबकि AC कोच लगाए जाने से यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और रेलवे की कमाई में इजाफा होगा। खबर है कि रेल मंत्रालय इस सुझाव पर गंभीरता से सोच रहा है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में तो कांग्रेस ने इन कानून के विरोध में बैलगाड़ी यात्रा निकाली। कांग्रेस की मांग है कि केंद्र कृषि कानून में किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र करे। और नांदेड़ में हुए प्रदर्शन में भी उसने इसी मुद्दे को उठाया। वहां कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी यात्रा निकाली, जिसमें कई नेता एक बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले, जबकि बहुत सारे कार्यकर्ता पैदल चलते नजर आए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जो पोस्टर लिए थे, उनके जरिए उन्होंने फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात पर सरकार को घेरा और खूब नारे लगाए। कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस ने महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी प्रदर्शन किया, जिनमें महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। यूरोप के देश स्वीडन में बिजली से चलने वाली एक स्मार्ट टैक्सी का टेस्ट रन किया जा रहा है। अहम बात यह कि इलेक्ट्रिक होने के साथ ही ये गाड़ी 5G तकनीक से लैस है, जिसे चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है। इसलिए राजधानी स्टॉकहोम में सड़क पर दौड़ती उस टैक्सी का स्टीयरिंग व्हील अपने आप चलता नजर आया। लेकिन ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि तकनीक का कमाल है। लोग ड्राइविंग सीट पर बैठकर बातें करते रहे और गाड़ी खुद ब खुद मंजिल पर निकल गई। स्टीयरिंग के पास लगी एक स्क्रीन पर लगातार रास्ता दिखता रहा और सड़क पर कहीं भी टकराए बिना टैक्सी चलती रही। रास्ते पर नजर रखने के लिए उस पर कैमरा भी लगा दिखा। टैक्सी के 2 हफ्ते के ट्रायल के दौरान लोग उसमें सफर का मजा ले सकते हैं। हरियाणा के करनाल से खतरनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। नेशनल हाईवे पर हुए इस दर्दनाक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और टक्कर लगते ही उस ट्रक और मोटरसाइकिल में भी आग लग गई। आग ट्रक के अगले हिस्से में लगी और उसके नीचे दबी मोटरसाइकिल भी पूरी तरह लपटों में घिर गई। बीच सड़क पर हुए इस हादसे की खबर तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया और दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। हालांकि आग बुझने तक ट्रक का अगला हिस्सा बर्बाद हो चुका था, जबकि मोटरसाइकिल तो पूरी तरह जल चुकी थी। नीचे आ गई मोटरसाइकिल, 3 आदमी इंजर्ड हैं। 2 लेडीज हैं और 1 जेंट्स। बताया गया कि हादसे के बाद आसपास के लोगों ने भी घायलों की काफी मदद की। वहीं ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही कुर्ते पजामे की डिमांड बढ़ गई। पटना में अलग अलग पार्टियों के दफ्तरों के सामने कपड़ों की दुकानें सज गईं। और चुनाव लड़ने के लिए टिकट की दावेदारी करने पहुंचे नेता इन दुकानों पर कुर्ता पजामा सिलवाते हुए नजर आए। कपड़े की दुकान में आजकल भीड़ लगने लगी है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और नेताजी हैं वो आजकल
अपना कुर्ता पजामा सिलवा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से परेशान दुकानदार चुनावों में काम बढ़ने से खुश दिखाई दिए। फिलहाल पहले से थोड़ा ठीक है, हाँ ठीक ठाक बिक रहा है। काम बढ़ने से कुर्ता पजामा सिलने वाले दर्जियों की मांग भी बढ़ गई और कपड़े की दुकानों के बाहर दर्जी भी काम में जुटे दिखे। अमेरिका में दाखिल होने की उम्मीद के लिए हॉन्डुरस के हजारों प्रवासी ग्वाटेमाला की सीमा पर पहुंच गए, जिनकी वहां मौजूद सुरक्षा बलों से जोरदार झड़प हो गई। कोरोना संकट की वजह से लंबे वक्त से दोनों देशों की सीमाएं बंद थी। जिनके खुलते ही वहां हॉन्डुरस के हजारों प्रवासियों का जमावड़ा लग गया, जिन्हें काबू करने की कोशिश में वहां हंगामा शुरू हो गया। महामारी को देखते हुए ग्वाटेमाला की सरकार ने प्रवासियों के सामने सीमा पार करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराने, सही दस्तावेज दिखाने और कोरोना संक्रमित न होने की रिपोर्ट दिखाने की शर्त रखी थी, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सुरक्षा बल ने उन्हें वहीं रोक दिया, जिसके बाद प्रवासियों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने उन लोगों को शांत करने की कई कोशिशें की, लेकिन हजारों की भीड़ के सामने वो नाकाम दिखे, जिसके बाद उन्हें प्रवासियों को आगे बढ़ने की मंजूरी देनी पड़ी। हालांकि ग्वाटेमाला की सेना ने सीमा के अंदर भी प्रवासियों के दस्तावेजों की जांच किए जाने का भरोसा दिया। कोरोना संकट के बीच बेरोजगारी से परेशान इन प्रवासियों ने बताया कि उनके देश के हालात ठीक नहीं हैं और इसलिए वो अमेरिका जाना चाहते हैं। सीमा खुलने के बाद ये हजारों प्रवासी रात भर पैदल चलकर ग्वाटेमाला की सीमा तक पहुंचे थे। कोरोना का केंद्र है चीन के वुहान में कुछ स्वास्थ्य कर्मी एक दिन की छुट्टी में अपने पुराने मरीजों से मिलने पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जब वुहान शहर को कोरोना महामारी ने पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले रखा था, तब इन्हीं कोरोना योद्धाओं ने दूसरे शहरों से आकर वहां के मरीजों का इलाज किया था। जिनके वहां दोबारा पहुंचते ही उनके हाथों ठीक हुए मरीजों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने गुलदस्ते देकर स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत किया। कई लोग तो उन्हें तोहफे भी देते नजर आए। कोरोना को मात देकर ठीक हुई एक लड़की तो भावुक हो उठी और वो एक डॉक्टर से लिपट कर रोने लगी। एक डॉक्टर तो अपनी एक बुजुर्ग मरीज से मिलने उसके घर पहुंच गई और उसका हाल जाना। इन स्वास्थ्य कर्मियों के वहां जाने का मकसद उनके हाथों ठीक हुए मरीजों की मौजूदा सेहत के बारे में जानकारी हासिल करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैभव समिट की शुरुआत की। समिट में दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं, जो विज्ञान के जरिए देश में होने वाले बदलावों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने समिट में कहा कि भारत सरकार विज्ञान के जरिए देश में बड़े बदलाव करना चाहती है। The government of India has taken numerous measures to boost science, research and innovation. Science is at the core of our efforts toward socio-economic change. We broke inertia in the system. हाथरस कांड पर दिल्ली में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। हाथरस में लड़की से हुई दरिंदगी के मामले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में राजनीतिक पार्टियों के अलावा कुछ सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी हिस्सा लिया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। केरल में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई, यानी अब वहां कहीं भी 5 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए। उन्होंने मैच में लिथुआनिया के रिचर्डस बेरांकिस को 6-1, 6-2 और 6-2 से हराया। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ महात्मा गांधी की जयंती पर हजरतगंज के गांधी आश्रम पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही दोनों ने आश्रम में चरखा भी चलाया। हाथरस कांड के विरोध में चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। वो लोग बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस वालों ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारी वहां लगाए गए बैरिकेड को हटाने में जुट गए। हालात बेकाबू होता देख पुलिस वालों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी, लेकिन वो भी अड़े रहे और वहीं सड़क पर धरना देने बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान तालियां बजाकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और प्रधानमंत्री के विरोध में भी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार से हाथरस मिलने जा रहे राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका विरोध किया। वो उनके समर्थन में नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए। हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने काफी मेहनत के बाद आगे बढ़ने से रोक दिया।
हाथरस कांड के विरोध में राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर कई सामाजिक संगठनों और विरोधी दलों ने जुटकर सरकार से दरिंदगी का शिकार हुई उस लड़की को इंसाफ देने की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने ऐसे मामलों में राजनीति न करने की नसीहत देते हुए सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील की। सीएम केजरीवाल के साथ आप विधायक आतिशी भी वहां मौजूद दिखी। सारी सरकारों को मिलके, सारी पार्टियों को मिलके, सारे देश को मिलके ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने देश के अंदर कि बहू बेटियां सुरक्षित हो। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने कई मोमबत्तियां जलाकर आरोपियों को सजा देने की मांग की। फांसी दो, फांसी दो। इससे पहले भी भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी वहां पहुंचकर इस केस पर गुस्सा जताया। वो अपने हाथ में भारत का संविधान नाम की एक किताब लिए खड़े दिखाई दिए। जो कुछ भी हुआ है हाथरस की निर्भया के साथ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मंत्र काफी लंबे समय के बाद इस तरह के आक्रोश का गवाह बन रहा है। चंद्रशेखर आजाद के अलावा स्वरा भास्कर भी जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनी। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर दी। अजय बिष्ट जी इस्तीफा दें, उनका प्रशासन इस्तीफा दे और उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगातार। वहां जुटे कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। वियतनाम ने चीन को सख्त चेतावनी दी कि वो दक्षिण चीन सागर में अपनी हद में रहे। दक्षिण चीन सागर में चीन जिन देशों के साथ सीमा विवाद में उलझा है उनमें एक वियतनाम भी है। और पिछले करीब 1 महीने में जिन जगहों पर चीन की नौसेना ने अभ्यास किया उनमें पैरासिल नाम का एक टापू भी शामिल है। अभ्यास के दौरान चीन की नौसेना पैरासिल के बेहद करीब पहुंच गई, जबकि इस टापू पर वियतनाम और चीन दोनों दावा ठोकते रहे हैं। पैरासिल पर वियतनाम के दावे को चीन नहीं मानता। वियतनाम ने चीन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया। ये भी दो टूक कहा कि चीन के ऐसा करने से पैरासिल पर बातचीत का रास्ता बंद हो गया। मतलब साफ है कि वियतनाम ने भी चीन को आंख दिखानी शुरू कर दी। कोरोना संकट के बीच करीब 6 महीने से बंद पश्चिम बंगाल के 12 चिड़ियाघरों को नियमों के तहत दोबारा खोल दिया गया। सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी पार्क के गेट भी वहां पहुंचने वाले लोगों के लिए खुल गए, जिसके बाद कई लोग अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे, जिनकी एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर वहां घूमते नजर आए। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन एंड फिजिकल डिस्टेंस, ये पूरी हम लोग मेंटेन कर रहा है। कोई दोस्तों के साथ तो कोई परिवार और बच्चों के साथ वहां पहुंचा। उन लोगों ने अलग अलग जानवरों को देखकर अपना मनोरंजन किया। कोलकाता में मौजूद देश का सबसे पुराना अलीपुर चिड़ियाघर भी सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए खोल दिया गया। वहां पहुंचे लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए बनाए गए घेरों में ही खड़े होकर जानवरों को देखने के लिए आगे बढ़ते दिखे। बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन का 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इस साल अब तक पाकिस्तानी सेना 3,500 से भी ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुकी है, जो कि पिछले 17 साल में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की सबसे ज्यादा घटनाएं हैं। इससे पहले 2019 में पाकिस्तानी सेना ने करीब 3,000 बार सीजफायर का उल्लंघन किया था। असल में भारतीय फौज की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तानी आतंकी घाटी में घुसपैठ नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान की मंशा है कि सर्दियों से पहले वो भारी तादाद में आतंकियों की घुसपैठ करवा सके, इसलिए वो लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। चीन से जारी तनाव के बीच हिमाचल के रोहतांग को लेह की सीमा से जोड़ने वाली अटल टनल का थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। 10 साल में बनने वाले अटल टनल से अब लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, सुरंग बन जाने के बाद मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, जो चीन के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। सर्दी के मौसम में पहाड़ियां बर्फ से ढकी हो या फिर लैंडस्लाइड का खतरा हो, हर मौसम में ये टनल बिना रुके सेना को सीमा तक पहुंचा देगी। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इस टनल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरंग के भीतर हर 150 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी के लिए टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा है। इस टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, जो सीमा से लगे मुश्किल इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले वो मनाली भी पहुंचे हैं, जहां से वो अब टनल का उद्घाटन करेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो चंडीगढ़ पहुंचे और अब वो मनाली पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद अटल टनल का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि अटल टनल लोगों के लिए खोल दी जाएगी और इससे काफी फायदा होगा, खासकर भारतीय जवानों को, क्योंकि हर मौसम में
इस टनल के जरिए उन तक सारी सुविधाएं आसानी से पहुंचाई जा सकेंगी। आपको बता दें कि हर सुविधा से लैस है टनल। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन सेवा भी उपलब्ध है। ये तमाम खासियत हम आपको बता रहे हैं। 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। 10 साल का वक्त लगा इसको बनने में। 2 किलोमीटर पर यू टर्न की सुविधा भी इसमें मौजूद है और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की सुविधा भी मौजूद है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, तमाम सुविधाएं इसमें मौजूद है, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि चीन के लिए कितना बड़ा झटका होगा इस सुरंग का खुलना। देखिए, अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत के सामरिक शक्तियों की बात करें, तो ये रूट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं कि लेह तक के कनेक्टिविटी के लिए, तो कनेक्टिविटी अभी तक सिर्फ दो ही जगह से जाती थी। या तो श्रीनगर से होते हुए जोजिला पास क्रॉस करते हुए हम लोग कारगिल और लेह पहुंचते थे, और दूसरा है मनाली से लेकर सीधा लेह तक जाना। क्योंकि ये दोनों रास्ते जो है, यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। बर्फबारी के दौरान जो है सर्दियों में ये तकरीबन 4 से 6 महीने बंद रहता है। तो ऐसे में भारतीय सेना को रसद और बाकी साजो सामान पहुंचाने के लिए सिर्फ जो है वो बाय एयर जो है जा सकते थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये इस पूरे रूट का पहला पैच है रोहतांग, जो कि अब बन के तैयार हो चुका है। 46 किलोमीटर कम ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अब 46 किलोमीटर में 40 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे कि एवलॉन्च आते हैं। बहुत ज़्यादा एवलॉन्च पॉइंट एरिया है ये। ऐसे में अगर कोई गाड़ी अगर सर्दियों में इमरजेंसी के लिए लेके भी जानी पड़ती है इस तरफ से, तो वो एवलॉन्च की चपेट में आ सकता है। ये सबसे बड़ा खतरा था। तो इसीलिए अब ये रूट जब तैयार हो गया है, 8.8 किलोमीटर और 9 के आसपास जो है पूरा किलोमीटर का लंबा जो है सुरंग है ये, और ये दुनिया की 10,000 फीट की ऊंचाई। और रिफत के पास चलते हैं। रिफत, अभी की अपडेट बताइए। प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ पहुंचे, अब वो मनाली पहुंच चुके हैं। कब तक उद्घाटन होगा इस टनल का? देखिए, जिस तरीके से ये टनल की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, जिस तरीके से संदीप बता रहे थे कि बहुत अहम है ये टनल, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि लद्दाख का जो रीजन है बहुत बड़ा एरिया है और वो कट ऑफ रहता था। खासतौर से विंटर में 6 महीने कट ऑफ रहता था, क्योंकि जब बर्फबारी होती थी जोजिला टनल पे जो है, जोजिला का जो पूरा एरिया है माउंटेन, वहाँ पे वो पूरा ढका रहता था और उसको क्लियर करने में तकरीबन 5 महीने लगते थे और अप्रैल के बाद ही फिर रास्ता क्लियर हो जाता था। जिस तरीके से चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो तनाव बढ़ गया, खासतौर से LAC पे, उसके बाद ज़रूर ये कंसर्न था कि किस तरीके से ज़्यादा सप्लाईज या वेपनरी, या कभी भी हालात अगर बिगड़ जाते हैं और ट्रूप्स की मोर डिप्लॉयमेंट, या कभी छुट्टी देनी पड़ती है वहाँ से, यहाँ से बाकी आर्मी पर्सन को शिफ्ट करना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल आती थी। और ख़ासतौर से ये जो टनल है, अगर ये अब जोड़ती है मनाली के थ्रू लेह को, तो उससे काफ़ी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जो है इसकी, उससे इंडियन आर्मी को काफ़ी मजबूती होगी और वो कभी भी कोई भी चीज़ फटाफट लेह तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो हैवी आर्टिलरी हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, या जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। और उससे चाइनीज़ आर्मी जो है, जिस तरीके से उनको लग रहा था कि कनेक्टिविटी नहीं है और उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकते थे, खासतौर से इसी विंटर में, क्योंकि तादाद जिस तरीके से बढ़ा है, उसके बाद चाइनीज़ आर्मी ये कोशिश करती कि अगर कहीं पे भी कोई भी लूप होल इंडियन आर्मी की तरफ से है, उसको टैप करके उसका फ़ायदा ले सकते थे। लेकिन अगर ये रोड, इंपॉर्टेंट रोड जो है खुला रहता है 12 महीने, उससे इंडियन आर्मी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी तरफ से एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा कि अब जो जोजिला टनल है, जो श्रीनगर के साथ जोड़ेगी लद्दाख के पूरे एरिया को, वो न सिर्फ लेह के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बल्कि कारगिल के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कारगिल युद्ध जो हुआ था वो क्योंकि मई में हुआ था और जुलाई में खत्म हो गया था, अगर वो विंटर में होता तो बिल्कुल रिफत, और कई मामलों में ये टनल अहम साबित होगी आर्मी, हमारी देश की सेना के लिए भी। और इस पूरे मामले पर कर्नल परमजीत ने अटल टनल की खासियत के बारे में भी बताया। अटल टनल किस तरह से आधुनिक तकनीक से लैस होगी वो आपको बता रहे हैं। टनल के अंदर कुछ जो डिस्टिंक्ट जो सिस्टम्स जो हैं, उसके अंदर कुछ एक जो सिस्टम जो है, उसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, उसके अलावा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। तो ये सारी की सारी जो सिस्टम्स हैं, वो टनल के अंदर जो बकाबू उसको जो चालू हो और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उसकी पूरी बनी रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें टनल में, यानी यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर टनल के अंदर जाके काम देखने की ज़रूरत नहीं है।